वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन्ड है। ये आज का ही न्यूज़पेपर है और जितने भी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हम पूरे जो उनको कवर करेंगे। इसमें हमारा जो टारगेट है वो स्टैटिक जीके को साथ में कवर करने का रहेगा। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या फिर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। प्लस साथ में आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट रिगार्डिंग द करंट अफेयर, जिसमें हम जो है पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग भी जो है वो हम जो है वो इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। प्लस साथ में आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड सी के बारे में। रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन ये दोनों न्यूज़ में चल रही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि यहाँ पर ना टेंशन देखी जा रही है। फिर डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस रीजन में अगर टेंशन इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरे वर्ल्ड पर जो है वो देखा जाएगा। तो बेसिक अगर हम बात करें रेड सी के बारे में तो देखो रेड कलर क्यों है इसका वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि रेड सी जो है वो इनलेट है इंडियन ओशन का। अब कैसे कि एक रिफ्ट रीजन था, मतलब जो आपका ये अफ्रीका हो गया और एशिया, इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट रीजन था जिसमें जो है वो इंडियन ओशन का पानी जो है वो चला गया। इस रिफ्ट में जो है वो इंडियन ओशन का पानी चला गया, तो जिसकी वजह से जो फिर रेड सी बना। देन उसके बाद हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये ग्रेट रिफ्ट रीजन में बना है, बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया है, दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है। देन उसका जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर रीजन है कि कौन कौन सी कंट्रीज का ये बॉर्डर शेयर करता है, तो इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक है, यस डस। यस डस का मतलब क्या होगा, यस में वाई से होगा यमन, ई से होगा इजिप्ट, एस से होगा सूडान। इस तरह से अगर हम बात करें इजिप्ट, सूडान और देन उसके बाद यहाँ पर यमन, ये तीन बेसिक याद करने हैं। देन डेस में हमें याद रखना है दिजुबूती, दिस इज द दिजुबूती इस रीजन में, ठीक है। इट्रिया, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया। और देन उसका सऊदी अरेबिया, याद रखना इथोपिया नहीं होगा, इथोपिया जो है वो एक लैंडलॉक्ड जो है वो नेशन है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। देन उसके बाद नॉर्थ में अगर हम बात करें इस रीजन में तो देखो ये वेस्ट बैंक आता है यहाँ पर और मेडिटेरियन सी के साथ जो है वो रेड सी कनेक्टेड है विया सुएज कनाल। तो एक पॉइंट तो ये हो गया पहला। उसका ये वाला जो यहाँ पर रीजन है इसको स्नाई पेनिसुला कहते हैं। तो नॉर्थ में क्या है, स्नाई पेनिसुला है और इंपॉर्टेंट और गल्फ ऑफ अकाबा भी जो है वो इसी रीजन में आता है। तो ये 3 पॉइंट जो है आपके नॉर्थ में हो गए। और साउथ में अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ अदन, जिसके थ्रू ये इंडियन ओशन में ओपन होता है, और यहाँ पर एक स्ट्रेट आती है दैट इज बाबे मनबिद जो है वो आपकी स्ट्रेट। अब यहाँ पर एक टॉपिक और हमें पढ़ सकते हैं हम साथ में कि स्ट्रेट, गल्फ या इस्तुमस ये क्या होते हैं। तो इनको बेसिक है, आप इनको पूरा लर्न कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने इनको पूरा डिस्कस भी किया है। सिंपली अगर हम बात करें स्ट्रेट की तो स्ट्रेट क्या होते हैं, 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है और 2 लैंड मासेज को सेपरेट कर रही है, तो दैट इज स्ट्रेट। इस्तुमस अगर हम बात करें तो 2 लैंड मासेज को कनेक्ट कर रही है, 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है। और गल्फ अगर हम बात करें कि ऐसा रीजन जो कि एक साइड पे पानी है और बाकी 3 साइड पे धरती है, तो उस रीजन को कहते हैं गल्फ। और स्ट्रेट बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू गल्फ, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल एक एक्सेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो है कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू मेक इंडिया हब फॉर मोबिलिटी सेक्टर। ये किसने कहा है, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा। और कहाँ पर कहा, जो हमारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है, ये समिट हुआ, इसकी इनॉग्रेशन पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा। अब इंपॉर्टेंट क्या रहता है इससे हमें कि मोबिलिटी सेक्टर हाईलाइट हो गया। और मेक इन इंडिया हम कह रहे हैं मोबिलिटी सेक्टर में पहला पॉइंट, फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मोबिलिटी सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड, तो मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो और साथ में कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा। एम्फासाइज किया जा रहा है यहाँ पर फ्यूचर बिलोंग्स टू एशिया एंड इंडिया, मतलब अभी ये कह रहा है कि मोबिलिटी सेक्टर का जो फ्यूचर है वो एशिया और भारत से बिलोंग करने वाला है। और नेटवर्क की बात करें अगर रोड नेटवर्क की, तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है उसमें भी, कि भारत के पास जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो रोड नेटवर्क है, रेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका नॉर्मल रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन उसके बाद जो हमें यहाँ पर याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने अदर पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया है कि मोबिलिटी तो ठीक है लेकिन हम एक कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं दैट इज़ ग्रीन ग्रोथ। हमारी जो जीडीपी रहेगी वो ग्रीन रहेगी और हम ग्रो करेंगे, डेवलप नेशन बनेंगे, लेकिन एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर ई व्हीकल के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने की बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन पर जो है वो मेन फोकस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और ग्रीन ग्रोथ जो है वो हमारा फाइनल जो है वो ओवरऑल एजेंडा रहता है। और रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है 2030 तक का। तो ये बिल्कुल बेसिक आप साथ में लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है बजट सेशन। बजट सेशन अभी रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक बजट सेशन रहेगा।
साल में एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 3 सेशन होते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को जो है वो विद इन 6 मंथ्स की 2 सेशंस के बीच में जो 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इससे ये क्लियर होता है कि साल में 2 सेशन तो होंगे, लेकिन फिर यहाँ पर 3 सेशन जो है वो साल में किए जाते हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन। तो साल का पहला सेशन बजट सेशन रहता है, जो कि आपका 31 से लेकर 4 अप्रैल तक होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है वो 31 जनवरी से लेकर 13 फैब तक होगा, उसके बाद 10 मार्च से लेकर जो है वो 4 अप्रैल तक। अब जो की पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं वो ये कि प्रेसिडेंट का एड्रेस, पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट जो है वो पहला सेशन जब होता है साल का उसको एड्रेस करते हैं, एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया, जब नई लोकसभा बनती है तो उसका जो पहला सेशन होता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं। अभी कौन सा आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन जो पहला सेशन होता है यहाँ पे, उसमें ज्वाइंट सिटिंग होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में आते हैं। यहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के लिए जो वो पूरा जो वो रेजोल्यूशन पास होता है। उसका बजट इंट्रोड्यूस होता है 1 फरवरी को, यानी कि 31 जनवरी को दोनों की ज्वाइंट सिटिंग होगी। उसके बाद बजट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है और बजट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो लेकर आते हैं। देन उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी जो है वो एक मेन कारण बन रहा है एनीमिया के लिए भारत में, ये कहा जा रहा है। और इसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी ड्यू टू द एयर पोल्यूशन आल्सो इन्फ्लुएंसिंग एनीमिया। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पोल्यूशन देखा जा रहा है दिल्ली में, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये न्यूज़ बनी। एनीमिया की अगर हम बात करें तो कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ इनफ RBC या फिर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें जब प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। अभी भारत का इनिशिएटिव भी है, यानी कि हमारी सरकार का इनिशिएटिव है इसके रिगार्डिंग एनीमिया मुक्त भारत अभियान, जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था 2018 में, और ये की पिलर है पोषण अभियान के अंडर ये आता है। देन उसका रियल GDP और नॉमिनल GDP, ये 2 टर्म्स न्यूज़ में चल रही है, इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल भी है। तो देखो रियल GDP क्या होता है, जब हम GDP ग्रोथ यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक करेंसी इन अ गिवन ईयर, तो डोमेस्टिक कंट्री, सॉरी नॉट करेंसी, डोमेस्टिक कंट्री में जब एक जो है वो यहाँ पर देखा जाता है जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए बेस ईयर फॉलो किया जाता है। 2011-12 पहले था, अभी जो बेस ईयर बन गया है वो 2022-23 है। रिसेंटली रिकमेंडेशन की गई थी ये, और देन उसके बाद जो है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगभग जो है वो हो चुकी है। देन उसके बाद नॉमिनल की अगर हम बात करें, नॉमिनल GDP होता है जब हम GDP को कैलकुलेट करें करंट ईयर प्राइसेस पे। तो ऐसा देखा जाता है कि करंट ईयर प्राइसेस पे नॉमिनल GDP बहुत हाई रहती है, लेकिन जब बेस ईयर पे चलते हैं तो असलियत तब पता चलती है। तो बेस ईयर कैलकुलेशन और नॉमिनल ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम टर्म्स है, काफ़ी बार पूछ जाता है। इसके साथ में ही पिछले कल जो टर्म न्यूज़ में थी दैट इज़ ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस भी है, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट उसके बाद है इलेक्शंस एंड AI, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इलेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो हमारे लिए जो है वो AI का मतलब जो है वो एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, दूसरा एस्पिरेशनल इंडिया भी हमारे लिए AI का मतलब है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ एडवाइजरीज जो है वो रिगार्डिंग द AI इशू की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कोई भी AI मटेरियल को फॉलो कर रहे हो, पहला पॉइंट याद रखना कि अगर आप कोई भी AI जनरेटेड मटेरियल को आप जो है वो लेकर आ रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको क्लियरली लेबल करना पड़ेगा कि ये AI जनरेटेड है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन इलेक्शन कैंपेन्स मटेरियल जितना भी जो है वो हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज्ड है किससे, AI से। मतलब AI को हमने फॉलो करके जितना भी मटेरियल बनाया है, जितना भी सब किया है, वो सभी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। और प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 324 जो है वो लिंक करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। 315 से 312 से लेकर 323 तक जो वो UPSC यानी कि या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं, और उसके बाद 324 से लेकर 329 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आते हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें इम्पैक्ट समझने हैं, क्योंकि अभी AI जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ बनने वाला है, पार्ट ऑफ सोसाइटी बनने वाला है, इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है डिजिटल इंडिया के थ्रू। तो अभी क्या है कि इम्पैक्ट क्या रहता है इसका, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों वे हम क्लियर कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो बेटर वोटर एंड सिविक एंगेजमेंट विया चैटबोट, कि AI चैटबोट होंगे उनके थ्रू हम जो वो पार्टी वाले कार्यकर्ता क्या करते हैं चैटबोट्स के थ्रू जब वो इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनेगी, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद इलेक्टोरल सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, जो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं वो कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर यहाँ से क्या होगा, डाटा एनालिसिस होगी और प्रेडिक्शंस होगी, क्योंकि AI में मिस्टेक्स के एरर बहुत कम रहेंगे, तो उससे क्या है कि प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर जो है वो डाटा यहाँ पर रहेगा, प्रेडिक्शंस प्रॉपर होगी। देन उसके बाद वोटर्स जो है वो प्रॉफिटिंग एंड माइक्रो टारगेटिंग होगा। मतलब क्या है कि यहाँ से अभी चैटबॉट, अभी एक अगर नॉर्मली बात करें लाइक एक रैली होती है तो उसमें कोई अगर पर्सन जाता है, ठीक है, कोई मिनिस्टर MP जाता है उसमें, तो वो सब तक सबकी बातें नहीं सुन पाएगा, लाखों लोग होते हैं नहीं, लेकिन अगर चैट बॉट अगर हमारे पास है कोई, तो वो
वो हर एक पर्सन के हाथ में होगा, ठीक है, उसके मोबाइल फ़ोन में होगा, तो ईजिली जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको एड्रेस किया जा सकता है, तो ये एक प्रॉफिट रहेगा। नेगेटिव्स अगर हम बात करें तो डीप फेक सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर इसका नेगेटिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन उसका डिस्क्रिमिनेटरी कैंपेन प्रैक्टिसेस है। अब कोई तो एक्सपर्ट है, जैसे गवर्नमेंट है तो उसके पास ऑलरेडी जो है वो एक्सपर्ट्स होंगे, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी पार्टी है, तो उसके पास उतने प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होगी, तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस बन सकती है। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्शन बिहेवियर, अगर प्रॉपर जो है वो इलेक्टोरल बिहेवियर लाइक मैनिपुलेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है बिल्कुल सही, तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो ये भी कंसर्न रहता है। फिर इससे क्या है कि डिपेंडेंस जो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक कंसर्न रहता है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। और प्रिवेसी कंसर्न ऑलमोस्ट इससे रहता है, और प्रिवेसी कंसर्न की जब बात आती है तो आर्टिकल 21 अपने आप जो है वो एक्टिव हो जाता है। देन उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हमें इंश्योर करने हैं तो उसके लिए जो है वो मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होते हैं, एक तरह से सिंपल कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसका बेस होता है। और ये कहा जाता है कि इलेक्शन सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस को। तो यहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। पहला क्या कि हमें एक एस्टेब्लिश करना है ग्लोबल जो एआई स्टैंडर्ड्स है उनको प्रॉपर फॉलो करना है, उनको एस्टेब्लिश करना है, उनको फॉलो करके चलना है, ताकि जो है वो हम सेफ गार्ड्स कर सकें डेमोक्रेसी को। सेकंड उसके बाद क्रेट रेगुलेटेड एल्गोरिथम फिल्टर्स टू डिटेक्ट हार्मफुल कंटेंट एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। वही कि अगर कोई डीप फेक है, साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसा कंटेंट रहता है जो कि इलीगल है या फिर किसी की प्राइवेसी को हर्ट कर रहा है, तो हमें उसको सबसे पहले काउंटर करना है, डिटेक्ट करना है और फिर एड्रेस करना है। फोकस करना है ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के लिए, स्पेशली जिसमें हमें प्रिवेसी कंसर्न पर जाओ क्लियरली जाओ टारगेट करना है, क्योंकि प्रिवेसी कंसर्न हमारा फंडामेंटल राइट रहता है, हमारे जो प्रिवेसी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। राइट टू प्रिवेसी हमने कहा भी है कि ये फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं एआई, और एआई एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें समझना है कि आरबीआई ने अभी कुछ कहा। आरबीआई ने अभी कहा कि जितने भी हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं रीजनल स्टेट्स, रीजनल कंट्रीज़ में, वो सभी फोकस कर रहे हैं कि अगर कोई ट्रेड करनी है, ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, तो भाई वो रुपी या लोकल करेंसी में कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रुपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस, तो उसको कहा जाता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है कि एक तो रुपये को जो है वो स्ट्रांग होल्ड मिलेगा। देन उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होगा, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अभी काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि डॉलर की वजह से रिस्ट्रिक्शंस रहती है। मान लीजिए ईरान के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और यूएस ने सैंक्शंस लगा रखी है। अब यूएस के सैंक्शंस की वजह से हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही ट्रेड हम लोकल करेंसी में कर रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं होगा, तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होगा। बेनिफिट्स क्या रहते हैं इसके? प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। एक्सटर्नल शॉक जैसे कि अगर मान लें कोई क्राइसिस आ गए ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल कोई करेंसी है और उसमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो वो शॉक से हमारे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रिड्यूस ग्रेटर फाइनेंशियल डिपेंडेंस, जैसा कि हमारी अगर हम बात करें डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, और ये कहीं ना कहीं लिंक करता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के साथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम बात कर रहे थे इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो गया। तो एक तरह से जब हम यहाँ पे रुपये की बात कर रहे हैं कि रुपये इंटरनेशनलाइजेशन, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म के साथ लिंक करता है। देन उसके बाद एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एफिशिएंट होगी, दैट्स अ क्लियर विद द एग्जांपल ऑफ ईरान। देन उसके बाद नेक्स्ट हो गया यहाँ पर कि प्रमोशन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। रीजनल इंटरेस्ट कैसा? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करें, ईरान का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब यूएस ने सैंक्शंस लगा रखी है, इंडिया को चाहिए ऑयल, और पता है कि ऑयल जो है वो हमें सस्ता मिलेगा ईरान से, नेचुरल गैस और ऑयल सस्ता मिल रहा है ईरान से, तो हम चल जाएंगे उसके लिए। रशिया इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है। रशिया के साथ हम ट्रेड कैसे कर रहे हैं? लोकल करेंसी में कर रहे हैं, उनकी करेंसी में, अपनी करेंसी में, तो वो बेनिफिट रहता है। देन उसका यहाँ से क्या होता है कि रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेन रिजर्व्स, कि जो फॉरेन रिजर्व्स, अभी आपको अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या है कि जो फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए, लेकिन अभी क्या है इससे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी फॉरेन रिजर्व्स की और कम डिपेंडेंस हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है स्पेस डॉकिंग। स्पेस डॉकिंग के रिगार्डिंग मिशन भी है यहाँ पर, स्पेस डेक्स रिपोर्ट, डेक्स मिशन। ये मिशन काफ़ी न्यूज़ में रहता है और दिसंबर 2024 में इस मिशन को जो ISRO ने लॉन्च किया था। अभी इंडिया जो है वो 4th कंट्री बना है टू अचीव स्पेस डॉकिंग। स्पेस डॉकिंग होता क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 फास्ट मूविंग सैटेलाइट्स इन स्पेस। जब हम क्या करते हैं, दो फास्ट मूविंग सैटेलाइट्स को स्पेस में ज्वाइन करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्पेस डॉकिंग। और इसमें भारत का 4था रैंक आया है, तो पहला यूएस का था, सेकंड रशिया का और थर्ड जो है चाइना का। अभी इस प्रोग्राम में क्या क्या किया, अभी टेस्ट में क्या किया इस ISRO ने कि 2 स्मॉल सैटेलाइट्स को जो वो लॉन्च किया, जिसमें एक चेजर और दूसरी टारगेट थी। फिर दोनों को जब ज्वाइन किया तो उसको कहा गया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। भारत 4थी कंट्री यहाँ पर बना है। इसके लिए जो मिशन जो अगर हम बात करें, या ISRO ने दिसंबर 2024 में जो लॉन्च किया था ये, तो PSLV C60 इसके लिए फॉलो किया था।
सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो एक तो देखो इससे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। सेकंड उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द टारगेट स्पेसक्राफ्ट कोई भी है तो उसकी लाइफ जो है वो एक्सपैंड होगी, इंक्रीज होगी। सैटेलाइट सर्विसिंग इससे प्रोवाइड की जा रही है और मेंटेनेंस इससे प्रॉपर हो रही है। साथ में इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सपोर्ट करेगा फ्यूचर स्पेस मिशंस को, जैसे कि स्पेस रोबोटिंग को फिर ये सपोर्ट करेगा, ऐसा जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। ये टॉपिक भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक है दैट इज़ मूसी रिवर, आजकल न्यूज़ में चल रही है, और इसका जो ऑरिजन है वो अनंतगिरी हिल्स में हुआ है, तेलंगाना में। देन उसके बाद हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे आता है, ये की पॉइंट जो आपको याद रखना है। मेजर ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर की, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर इज इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। और ये जो मूसी रिवर है ये फ्लो करती है उस्मान सागर और हिमतयार सागर रिजर्वायर, ये दोनों रिजर्वायर ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, एक बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देन उसके बाद टॉपिक है 8th पे कमीशन, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 8th पे कमीशन, और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो पहली बार 1947 में बनाया गया था पे कमीशन। उसके बाद 7th की अगर हम बात करें तो वो 2016 में बना था और इम्प्लीमेंट हुआ था 2016 में। और इंपॉर्टेंट है कि ये कि इसकी टर्म जो है वो कंप्लीट होने वाली है 2026 तक। चेयरपर्सन की अगर हम बात करें 7th पे कमीशन के तो वो थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर जो है वो आपके जो है वो चेयरपर्सन थे 7th पे कमीशन के। देन उसके बाद इको सेंसिटिव जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें याद रखना है कि एरिया एक ऐसा एरिया होता है, अभी इसकी डेफिनेशन हमें नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, इको सेंसिटिव जोन इज एन एरिया विद यूनिक एनवायरनमेंट रिसोर्सेज रिक्वायरिंग स्पेशल कंजर्वेशन एफर्ट्स, जिनको स्पेशल कंजर्वेशन एफर्ट्स चाहिए वो एरिया को कहा जाता है इको सेंसिटिव जोन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, एक तो शॉक ऑब्जर्वर है, जो हमारा बफर जोन कोर जोन है उस तक जो है वो इम्पैक्ट नहीं पहुंचाएगा। देन उसके बाद एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है और ये अवॉइड करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको, जैसे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो गए, इनको अवॉइड करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ऑलिव रेडली टर्टल, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और बहुत सारी जो है वो डेथ जो है वो देखी जा रही है इन टोटवाइज की, कछुओं की, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। तमिलनाडु सरकार भी काफ़ी कंसर्न है इसके रिगार्डिंग, कमेटी भी उन्होंने अपॉइंट की है। तो यहाँ पे जो हमें याद रखना है एग्जाम के लिए वो सबसे पहला आता है कंजर्वेशन स्टेटस। तो IUCN जो कि 1948 में बना था, वल्नरेबल है IUCN कंजर्वेशन लिस्ट के अंदर, रेड लिस्टेड में ये। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे ये बना था, जिसमें शेड्यूल 1 में इसको इंक्लूड किया गया। साइट्स जो कि 1973 में बनाया और केम इनटू फोर्स इन 1975, और अपेंडिक्स 1 में जो है वो साइट्स में इंक्लूड किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिसेंटली इन न्यूज़ रिलीज्ड बाय द ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और UNEP। तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स से कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप जो करंट अफेयर आज हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।